नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी विलेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने नीट निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में बातचीत कर ली थी, तो कुछ पॉइंट हमारे छूट गए थे। आज हम उनके विषय में बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि किसी मतलब कि जो कुछ लोगों ने आलोचना की है नीट निर्देशक तत्व की, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसकी कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ लोगों ने आलोचना की है। फिर कौन कौन ये समाजवादी, गांधीवादी या फिर उदारवादी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ये भी क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड बन चुका है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उदारवादी के अंतर्गत कौन से आर्टिकल्स आते हैं या फिर गांधीवादी के अंतर्गत कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो क्योंकि बार बार फिर भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि नीट निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भाग 4 में रखे गए हैं। 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं और ये सकारात्मक होते हैं। सरकार के मतलब इनको ये इनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते या फिर इनके खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते, ये कहा जा सकता है। और तो इसी के बारे में हम लोग ने कुछ चीज़ कही थी। और ये भी एक बात थी कि एक चीज़ ये भी थी कि कौन सर्वोच्च है, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है कि नीट निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में हमने बात की थी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केशवानंद भारती केस में कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1946 में ये कहा गया कि नीट निर्देशक तत्व सर्वोच्च है। फिर उसके बाद फाइनली एक केस आया था जिसका 1980 में वो केस आया था। आप बताइए वो कौन सा केस था, आपको भी कुछ बताना चाहिए, मतलब आप भी कुछ बताएं, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा केस था। तो उसमें फाइनली ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई सर्वोच्च है और ना ही कोई मतलब कि कोई निम्न है ना कोई उच्च है, ऐसा कहा गया। तो आपका अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये चारों जो मतलब जो नीट निर्देशक तत्व, ये 3 आधार पर हैं। एक तो है समाजवादी, देखिए दिख रहा है, एक समाजवादी और दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। अब कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाजवादी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। या फिर उदारवादी के अंतर्गत 4-5 आर्टिकल दे दिया, 4-5 अनुच्छेद दे दिए, फिर बोले इसमें आप ये बताइए कि इसमें गांधीवादी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अभी जब आप पढ़े रहेंगे तब तो आपको याद रह जाता है, एग्जाम टाइम पे याद हुआ भी भूल जाता है। उसके लिए बार बार आपको रिवीजन की जरूरत होती है। जितना आप रिवाइज करेंगे उस चीज को, उतना ही आपको वो चीजें आपके दिमाग में एकदम बस जाएंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि समाजवादी के अंतर्गत पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि समाजवादी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप इनको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप जब अपना नोट किया हुआ होता है ना, तो वो हमारे दिमाग में एक इमेज छप जाती है कि हाँ मैंने इस पेज में ये जगह पे ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। तो और बार बार उसको रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अनुच्छेद 38 में मैंने बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि सबके साथ न्याय किया जाएगा, कि किसी प्रकार के साथ भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सामाजिक आधार से हो, आर्थिक आधार से हो या फिर राजनीतिक आधार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान न्याय किया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब यही है, कल बता चुके हैं कि मतलब कि जो लोग कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं सबको बराबर मिलना चाहिए, जो उसका हकदार है उनको। आर्थिक के अंतर्गत ये है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर मतलब कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आप उसको किसी भी चीज़ में रोक देंगे, या फिर ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत मतलब कि सामान्य सी बात है कि अगर उसकी योग्यता नहीं है तो फिर रोका जा सकता है, लेकिन उसको अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आप जैसे गरीब हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा। फिर राजनीतिक न्याय का मतलब यही है कि आप किसी व्यक्ति को ये मना नहीं कर सकते कि वोट देने से मना नहीं कर सकते या फिर उसको चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकते। हालांकि उसका कुछ प्रोसीजर अलग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये किसी भी मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 38। यानी कि अनुच्छेद 38 हमारा समाजवादी में आता है, ठीक है। उसके बाद है संसाधनों का उचित वितरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39। ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, कल भी बताया था मैंने। तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण, जैसे कि कुछ सरकार क्या होता है कि कुछ योजनाएं चलाती है तो सबके लिए समान चलाए, जो उसके मतलब कि उसका एक अलग कानून होता है, फिर अलग एक मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, या किन व्यक्तियों को मिलेगी जिनके 2 एकड़ खेती है या फिर 3 एकड़, ऐसे कुछ, तो उसका वो अलग है। तो संसाधनों का उचित वितरण हो, यानी कि सबके साथ समान वितरण हो, और कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो वही कार्य कर रहा है, उसके लिए एक ही वेतन होगा। जैसे कि आप किसी भी जॉब में चले जाइए, टीचर है कोई या फिर पुलिस में है कोई, ऐसा मतलब कोई भी व्यक्ति, और या तो फिर किसी चीज में है,
तो अगर क्या होगा कि अगर कोई लड़की टीचर है और एक कोई लड़का टीचर है तो दोनों के लिए समान वेतन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़का टीचर है और उसके लिए ज्यादा वेतन हो गया, अगर दोनों एक ही स्कूल में टीचर है तो दोनों का समान वेतन होगा, ठीक है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। फिर उसके बाद है समान अवसर के आधार पर समान न्याय, ये 39 का में रखा गया है कि अगर किसी भी अवसर पर, किसी भी समान अवसर पर समान न्याय दिया जाए, कोई भी क्रियाएं हो रही हो, तो अगर कोई दुर्घटना हो गई या फिर किसी चीज में कुछ भी है तो किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर दोनों भागीदार हैं, दोनों ने उसको मतलब जो घटना हुई है उसमें दोनों संलिप्त पाए गए हैं तो दोनों व्यक्तियों के साथ समान न्याय होगा, ठीक है। ये 39 में कहा गया, 39 के काम में। अब इसको बताइएगा कि इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। 39 का कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ये बताइएगा। उसके बाद है 41 में है कुछ विशेष दशाओं में कार्य, कुछ विशेष दशाओं के लिए कार्य, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोविड-19 आ गया, कोई महामारी आ गई या फिर कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसको कुछ चीजें की मतलब कुछ कार्य की जरूरत है, तो उस दशाओं में उसको कार्य देने के लिए अनुच्छेद 41 आता है और इस समाजवादी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है न्याय संगत मानवीय दशा, यानी कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, यानी कि राज्य ने उसको जो कार्य किया है वो मानवीय दशा होना चाहिए, यानी कि उसको उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं दिया जाना चाहिए कि वो कुछ भी आप कार्य दे दें और गलत काम करवा रहे हैं, तो गलत काम नहीं करवाया जा सकता। वो कार्य न्याय संगत होना चाहिए और ऐसा हो कि वो उस कार्य को करके समाज में अच्छा जीवन जी सके, क्योंकि मानवीय जीवन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है 43 मतलब 43, इसमें क्या हुआ, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा, यानी कि देखिए जितनी मजदूरी आप उसको दो तो उतने में वो अपने जीवन निर्वाह कर सके, इतनी मजदूरी तो होनी चाहिए उसकी प्रतिदिन की जितना वो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति के। और फिर उसके बाद ऐसा मतलब जो कोई कार्य नहीं मिल रहा तो उसके कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कुछ मतलब हाथों से कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ जूट की या फिर किसी चीज के, मतलब कुछ लोग तो हाथ से चमड़े के चप्पल भी बनाते हैं, तो जो सारी चीजें हैं तो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 43 है, इसको याद रख लीजिएगा। कौन कौन से अनुच्छेद है, 38 है, 39 है, 39 का है, 41 है, 42 है, उसके बाद 43 है, 43 निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, फिर उसके बाद 47 यानी कि 47 मद्यपान पोषाहार स्वास्थ्य, यानी कि ये भी समाजवादी के अंतर्गत ही आता है कि एक व्यक्ति को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा मतलब उसको पोषण मिले, वो भरपेट खाना खा सके और उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें होती हैं जो कि एक व्यक्ति को उसके व्यक्ति होने के कारण उसको मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें, ठीक है। मद्यपान पर निषेध लगाया जा सकता है, ये राज्य के कंट्रोल में, ठीक है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार में जो मतलब शराब पे प्रतिबंध लगा वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आर्टिकल 47। अब आपको याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43 और 47 ये समाजवादी मतलब समाजवादी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ समाजवादी के अंतर्गत ही आएंगे, बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि तीनों में आ जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, पता है क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सेट किया कीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, एग्जामिनर कैसे सोच रहा है। एग्जामिनर भी एक मतलब स्टैंडर्ड ही सोचता है, वो इधर उधर से क्वेश्चन लाके नहीं रख देता, बस वो थोड़ा आप लोगों से बहुत ऊपर सोचता है, हम लोगों से बहुत ऊपर सोचता है एग्जामिनर जो होता है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं कि इनको ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा क्या मतलब जब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन कौन से एक अनुच्छेद 4-5 अनुच्छेद दे दिए, फिर बोलेगा इसमें कौन कौन से समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल्स आता है, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक अनुच्छेद वो समाजवादी के अंतर्गत ही वही अनुच्छेद दूसरे में ना हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, अब हम गांधीवादी की बात करते हैं, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा देखिए, पंचायत यानी कि सभी ग्राम में पंचायत होनी चाहिए ऐसा बताया गया है। तो इसको हम लोगों ने कब इसको लागू किया था ये बताइएगा, कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था ये बताइएगा। कल ही की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, देखते हैं आपको कितना याद है कि आप भूल गए। तो इसको पंचायत को कौन से मतलब कब कौन से ईयर में कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो गांधीवादी में ये कहा गया कि ये पंचायत, ये गांधीवादी का गांधी जी का एक विचार था, तो ये अनुच्छेद 40 में है। फिर उसके बाद निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में मतलब बढ़ावा दिया जाए। देखिए अनुच्छेद 43 इसमें भी है समाजवादी में और अनुच्छेद 43 गांधीवादी में भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक अनुच्छेद सिर्फ एक ही में रह सकता है, ठीक है। तो निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा गांधी जी का गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा, पोषण और सामाजिक हित में बढ़ावा दिया जाए 46 यानी कि अनुच्छेद 46 में ऐसा कहा गया है
गांधीवादी के अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद मतलब अनुसूचित जातियों के साथ काफी ज्यादा पहले मतलब दयनीय स्थिति रही है। अनुच्छेद जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ काफी ज्यादा दयनीय स्थिति रही है। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकारों के तहत उनको ये कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत उनको शिक्षा दिया जाए, उनका मतलब अच्छा खासा उनको पोषण मिले और उनका सामाजिक हित मतलब कि समाज में उनको भी मान प्रतिष्ठा मिले सामाजिक हितों। तो ऐसा ये अनुच्छेद 46 कह रहा है गांधीवादी के तहत। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 47। इसमें पोषाहार, स्वास्थ्य और का प्रावधान किया गया है, जैसे कि इसमें है। और समाजवादी में देखिए 2 आर्टिकल तो मैच कर गए, एक निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 और एक 47, यानी दोनों समाजवादी में भी है और दोनों गांधीवादी में भी है। ठीक है, तो पोषाहार, स्वास्थ्य प्रबंधन ये मतलब कि और उनके मद्यपान निषेध, ये सारी चीजें अनुच्छेद 47 में भी गांधीवादी के अंतर्गत आती है। उसके बाद एक कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु में वृद्धि की जाए, ऐसा भी कहा गया है कि ये बताइए कि कौन से अनुच्छेद में है, ये मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद का है। कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु जो आते हैं इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, आप बताइएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने समाजवादी पढ़ ली, गांधीवादी पढ़ लिया। अब हम उदारवादी के तहत चलते हैं कि उदारवादी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो देखिए उदारवादी के अंतर्गत समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 को रखा गया उदारवादी के तहत। फिर उसके बाद है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ऐसा कहा गया है। तो अनुच्छेद 45 में, ओके, ये हमारा उदारवादी के अंतर्गत है। फिर कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं के अंतर्गत वृद्धि, तो देखिए अनुच्छेद 48 अब उसमें लिखा ही, आप लोग जान ही गए होंगे, ये 48 है। ठीक है, देखिए ये कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु में वृद्धि या उनको बढ़ावा दिया जाए, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु में वृद्धि, ये गांधीवादी के अंतर्गत भी आता है, उदारवादी के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति या राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान को संरक्षण दिया जाए, यानी कि जो हमारे मतलब राष्ट्रीय महत्व के कुछ स्मारक है, कुछ स्थान है, तो उन जैसे लाल किला है, आगरा का मतलब ताजमहल है, ये सारी चीजों को संरक्षण दिया जाए, तो ताकि उनका आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सके और टूरिस्ट उनके मतलब टूरिस्ट को यहाँ भी देखने के लिए कुछ मिलना चाहिए, तो वो अपनी ओर आकर्षित करें, जो स्थान होते हैं वो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसा कहा जा सकता है। तो राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान ये अनुच्छेद 49 उदारवादी के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये जो बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े पद हैं, ये सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जो राजनीतिक पद है। बाकी न्यायपालिका के अंतर्गत जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही सारे आते हैं, तो इनको अलग अलग रखा जाए, ये भी उदारवादी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 51 ये कहता है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और हमारे देश के साथ भी सबकी शांति बनी रहे, ऐसा कहा गया है, तो ये भी उदारवादी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा अनुच्छेद समाजवादी, कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी और कौन सा अनुच्छेद उदारवादी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी आलोचना क्यों की गई। देखिए आलोचना में ये कहा गया है, क्योंकि मैंने कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कोई प्रशंसक कुछ आलोचक होते ही हैं, हर वो चाहे व्यक्ति हो या फिर कुछ चीजें हो, तो कुछ उसके प्रशंसक रहेंगे, कुछ उसके आलोचक रहेंगे। हर व्यक्ति एक चीज को 2 तरीके से देखता है, जैसे कि एक गिलास पानी एक कहेगा कि आधा भरा, एक कहेगा कि आधा खाली है, तो 2 तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आलोचक भी हैं। देखिए आलोचक मतलब आलोचना किस आधार पर की गई है, इसमें कहा गया है रूढ़िवादी है, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ये सरकार के ऊपर है कि लागू करे या न करे, कोई इसमें बाध्यता नहीं है, रूढ़िवादी है, तो पता नहीं सरकार की क्या मर्जी है, तो इसमें ये कहा गया। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि इसमें टकराव उत्पन्न होता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में टकराव उत्पन्न होता है। दोनों ये मतलब दोनों टकराव उत्पन्न होता है कि दोनों में कौन सर्वोच्च है, इन दोनों में, इसलिए टकराव उत्पन्न होता है। तीसरा एक कहा कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य जब इनको चाहे तब लागू कर सकता है, तो ऐसा कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। एक समय रखना चाहिए था आजादी के बाद कि इतने टाइम तक ये हम राज्य को मतलब इतने टाइम तक हमारा देश विकसित देश या फिर विकसित देश की ओर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तो तब आप इनको एक लागू कर सकते हैं, कोई एक समय होना चाहिए था। तो कोई कानून नहीं है, कभी जब राज्य अपने आप को विकसित समझने लगे, अच्छा डेवलपमेंट समझने लगे, तब इसको लागू कर सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। उसके बाद इसका कहा गया कि तर्कहीन है, कोई मतलब नहीं है इसका, जब मतलब वही चीज है कि सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं तो नहीं लागू कर सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए कि कौन कौन से व्यक्ति ने आलोचना की है। कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति ने किसने क्या क्या कहा है। तो देखिए इन्होंने
केटी शाह ने इन्होंने कहा है कि ये एक चेक की भांति है जो कि बिना भुगतान की, मतलब बिना मैनेजर के जो बैंक की चेक होती है उसको हम मतलब जो चेक होती है उसको हम पारित नहीं कर सकते बिना भुगतान की। तो ऐसा केटी शाह ने कहा है। फिर उसके बाद कहा है नसरुद्दीन ने कहा है कि 9 वर्ष के प्रस्तावों की तरह जो जनवरी में टूट जाते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो वो है जो कि कुछ टाइम के लिए है, जब भी इनको चाहे सरकार खत्म कर सकती है, जब चाहे इनको लागू कर सकती है। तो यानी कि 9 वर्ष के प्रस्तावों की तरह जो जनवरी में टूट जाते हैं। फिर उसके बाद टीटी कृष्णाचारी ने कहा है कि भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। ये याद रख लीजिएगा कि पूछा जा सकता है, कभी कभी मिलान करने के लिए भी दे देता है कि कौन कौन से किसके हैं, तो आप इनके याद रख लीजिए केटी शाह ने क्या कहा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। उसके बाद आइवर जेनिक्स ने कहा है कि कर्मकांडी आकांक्षा है, यानी कि उनके अनुसार ही चलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और मतलब कि आपको कैसा वीडियो लगा ये भी बताइएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इसमें कभी मतलब कि जो मौलिक अधिकार है और इसमें अंतर क्या है, ठीक है, इनमें समानता या अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर जैसा कि आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ मतलब ऐड करवाने की जरूरत है या फिर कुछ मतलब आपको कोई डाउट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि मौलिक अधिकार और इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, और एक तरफ डीपीएस के लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स है इसको। हाँ, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार में ये पढ़ा है कि मौलिक अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा के होते हैं, ठीक है, नकारात्मक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नकारात्मक कैसे, जैसे कि इनमें लिखा हुआ होता है, हर मौलिक अधिकार में लिखा हुआ होता है कि ऐसा नहीं करना है, जैसे कि किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं करना है, और मतलब ऐसे ही मतलब जो भी है सारे में इसमें नकारात्मक की अवधारणा होती है। जब भी आप उत्पन्न करेंगे कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसमें नकारात्मक चीजें आती हैं, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, तो ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक। और इसमें सकारात्मक होता है, ठीक है, इसमें सकारात्मक होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको ऐसी चीजें करनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम इसमें बोलते हैं कि ये न्याय मतलब ये न्यायोचित है, ठीक है। इसका उल्लंघन होने पर सीधा न्यायालय जाया जा सकता है, ठीक है। और इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ऐसा इसमें कहा जाता है, ठीक है। ये है, और ये कानूनी रूप से बाध्य है, ये कानूनी रूप से बाध्य है, ठीक है। और इनका भी कोई कानून ही नहीं है, जब चाहे लागू किया जा सकता है, ठीक है। इनका भी कोई कानून नहीं है। और फिर ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं। ना समझ में आए तो बताइएगा। और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देते हैं, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, ध्यान रख लीजिएगा इन सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति पर होती है कि व्यक्ति के साथ ऐसे हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये राज्य को दिए जाते हैं या फिर समाज को दिए जाते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और मौलिक अधिकार सीधा एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये नकारात्मक है, सकारात्मक है, इसमें न्यायालय जाया जा सकता है, इसमें न्यायालय नहीं जा सकते हैं इसके उल्लंघन होने पर। ये कानूनी रूप से बाध्य है, इनको लागू ही करना है, मतलब लागू करना है तो करना है। और इसमें क्या है कि इसको लागू कर सकता है सरकार चाहे तो नहीं, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र इसमें प्रोवाइड करवाता है, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रोवाइड करवाता है। और ये व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं, ये किसी राज्य को मिलते हैं, मतलब राज्य क्या पूरे समाज को ही दिए जाते हैं, ठीक है, किसी राज्य को नहीं, समाज को। तो ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।